नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और मेंटर अमन श्रीवास्तव और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनअकैडमी के लाइव चैनल MP360 में, जो कि खास तौर से डिजाइन किया गया है आपकी MPPSC की तैयारी करवाने के लिए। दोस्तों, ये मेरा प्रोफाइल है जहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने जियो में एज अ टेरिटरी सेल्स मैनेजर जॉब किया है। दोस्तों, टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे 6 ईयर प्लस का है। मैंने MPPSC मेंस फेस किया है। एजुकेशन है दोस्तों मेरी M.Com डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी सागर से। मेरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और दोस्तों मेरा कोड है AMAN1 यानी अमन 1। इस कोड को दोस्तों आप यूज कर सकते हैं अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेने के समय पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले रोज की तरह बात करते हैं पहले अनअकैडमी के बारे में। मैं आपको कुछ अनअकैडमी के बारे में जरूरी जानकारियां देता हूं। तो दोस्तों, आज भी स्टार्ट करते हैं अनअकैडमी से और अनअकैडमी के बारे में कुछ जरूरी जानकारियां मैं आपसे शेयर करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अनअकैडमी एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और दुनिया और इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप घर बैठे बैठे ही अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाते हैं। क्योंकि दोस्तों, अनअकैडमी पे आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज सीरीज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस। दोस्तों, अनअकैडमी पे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। बट दोस्तों, उसके पहले हम जानते हैं कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हम रजिस्टर किस तरह से कर सकते हैं या अनअकैडमी से हम किस तरह से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है और इसको आप अपने पीसी या लैपटॉप के माध्यम से भी कर सकते हैं और आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लैपटॉप या पीसी की मदद से किस तरह से करना है। तो दोस्तों, सिर्फ आपको अपने ब्राउजर पे unacademy.com ओपन करना होता है, जहां पे अनअकैडमी लर्निंग सर्च करके आपको उस पर क्लिक करना होता है। वहां पे दोस्तों जस्ट आपकी प्रोफाइल डिटेल्स भरी जाएंगी और उसके बाद आपके सामने कैटेगरी का ऑप्शन हो जाता है। कुछ इस तरह का दोस्तों पेज आता है लॉगिन का और गेट सब्सक्रिप्शन का, जो आपको वहां पे दिखता है। अनअकैडमी के बारे में सारी डिटेल्स आपको वहां पे दिखती हैं, जैसे कि आपको लाइव क्लास के नोटिफिकेशंस दिखते हैं, हमारे टॉप एजुकेटर्स की डिटेल आपको दिखती है, हमारे जो कोर्स हैं अपकमिंग कोर्सेज उनकी डिटेल्स आपको दिखेंगी, साथ ही साथ हमारे कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस आपको वहां पे देखेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन ट्रैक कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो ये बेस्ट वे है MPPSC और व्यापम को प्रिपेयर करने का, उनको क्रैक करने का। साथ ही साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी अनअकैडमी बेस्ट ऑप्शन होता है। दोस्तों, इतनी सारी फैसिलिटीज आपको अनअकैडमी देता है। साथ ही साथ अनअकैडमी पे आपको किसी तरह का कोई टाइम बैरियर नहीं होता, किसी तरह की कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता। आप कहीं भी बैठे बैठे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी लैपटॉप या पीसी के माध्यम से ज्वाइन करने की लिए प्रोसेस। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि हम मोबाइल से किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस मोबाइल पे भी आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी होती है और वहां पे आपको अपनी प्रोफाइल सेट करनी होती है। प्रोफाइल सेट करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन आता है कैटेगरी सिलेक्ट करने का। तो कैटेगरी में दोस्तों आपको वो सिलेक्ट करना होता है जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। सपोज आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कैटेगरी में MPPSC एंड व्यापम सिलेक्ट करना होता है। MPPSC एंड व्यापम सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको अपने मोबाइल में दिखना शुरू हो जाती है, चाहे उससे रिलेटेड टॉप एजुकेटर्स हों, चाहे हमारे कोर्सेज हों। इसके अलावा जो हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट है, जो कोर्स हमारे चल रहे हैं, उनके बारे में भी सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। दोस्तों, जब आप कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो उसी के जस्ट नीचे आपको एक छोटा सा ऑप्शन मिलता है गेट सब्सक्रिप्शन का। तो गेट सब्सक्रिप्शन पे दोस्तों आपको जरूर क्लिक करना है। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने पर दोस्तों आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और कई सारी फैसिलिटीज आपके सामने ओपन हो जाती हैं। तो दोस्तों, गेट सब्सक्रिप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह की प्लान शीट ओपन होगी, जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिखेगी। इसमें दोस्तों हमारे पास 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के ऑप्शन होते हैं प्लान सेलेक्ट करने के। उस पे दोस्तों आप कहीं भी जाके किसी भी ऑप्शन के कितने भी मंथ का प्लान आप ले सकते हैं आप अपने हिसाब से। बट यहाँ पे हम आपको सजेस्ट करते हैं दोस्तों कि कम से कम 12 मंथ प्लान आप जरूर लें।
12 मंथ प्लान लेने के दोस्तों काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं और काफी सारी जरूरतें ऐसी हैं कि हमें 12 मंथ प्लान लेना चाहिए। वो दोस्तों ये है कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी कभी भी 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में नहीं हो पाती है। दोस्तों ये एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि इनमें आपको रैंक स्कोर करना होता है, साथ ही साथ आपको नॉलेज बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो दोस्तों कम से कम इस तरह के एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए आपको 1 साल से 1.5 साल का समय लगता है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि कम से कम आप 12 मंथ का प्लान जरूर लें। 12 मंथ्स में दोस्तों आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। दोस्तों पहली चीज तो ये होती है कि ये प्लान आपको काफी सस्ता भी पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा आप इतनी सारी प्रिपरेशन करने के लिए जो टाइम है वो दोस्तों सफिशिएंट होता है, क्योंकि हमारे टॉप एजुकेटर्स आपके लिए बेहतरीन कंटेंट्स बना के लेके आते हैं और आपको उससे पढ़ाते हैं। तो दोस्तों आपका नॉलेज डेफिनेटली बढ़ता है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि सब्सक्रिप्शन के आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि 12 मंथ का प्लान आपको किस तरह से लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की। तो दोस्तों बेनिफिट्स में भी कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं जो अभी हमारे नए शुरू हुए हैं। तो अगर आप अब सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों तो आपको वो नए बेनिफिट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम उन नए बेनिफिट्स की ही बात करते हैं। तो दोस्तों नए बेनिफिट्स के अंतर्गत आपको अनअकैडमी पर महीने में 2 बार करंट अफेयर मैगजीन प्रोवाइड करवाई जाती है। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट प्रोवाइड करवाए जाते हैं जिनमें आपको 7000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों हमारे हिंदी मीडियम बैचेस तो रेगुलर चल ही रहे हैं एमपीपीएससी के लिए, बट आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं इंग्लिश मीडियम बैच, वो भी सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। इसके साथ ही दोस्तों हम जो आपको नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं वो भी आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेंगे और इंग्लिश में भी मिलेंगे। तो आपको जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल होता है आप हमारी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं और पीडीएफ एंड नोट्स भी आप उस लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं जिस भी लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल होता है। तो इस तरह से दोस्तों कुछ हमारे ये नए ऑफर्स थे जो कि अभी शुरू हुए थे, तो इनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब दोस्तों सब्सक्रिप्शन लेने के और क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों सब्सक्रिप्शन लेने पर सबसे पहले तो आप अपने फेवरेट मेंटर से लाइव क्लास के माध्यम से पढ़ पाते हैं। दूसरी चीज दोस्तों आपका इंटरेक्शन अनअकैडमी पे बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपको पोल्स मिलते हैं, क्विज मिलते हैं और कमेंट्स करने मिलता है, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक कर पाते हैं और आपका इंटरेक्शन अनअकैडमी पे बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपकी स्ट्रक्चर्ड लर्निंग हो जाती है और जो हमारे डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, इन सेशंस को अटेंड करके आप दोस्तों अपने 100% डाउट्स को क्लियर करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको एक ही सब्सक्रिप्शन पे अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है अनअकैडमी पे। जी हाँ दोस्तों, एक ही सब्सक्रिप्शन में आप अनअकैडमी के अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं। अनअकैडमी को आप कई मेंटर्स से पढ़ सकते हो, चाहो तो आप कई मेंटर्स के पीडीएफ वगैरह ले सकते हो, उनसे नोट्स ले सकते हो और कई सारे बेनिफिट्स आपको और मिल जाते हैं। दोस्तों आप हमारे वीडियोस को लाइव भी देख पाते हैं अनअकैडमी पर, और अगर आप उनको डाउनलोड कर लेते हैं तो उनको ऑफलाइन भी आप एज इट इज देख सकते हैं। इसके अलावा जो आप पीडीएफ और नोट्स आपको मिलते हैं वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों और अपने रिवीजन के लिए रख सकते हैं। तो दोस्तों इतने सारे बेनिफिट्स आपको अनअकैडमी पर मिलते हैं और अनअकैडमी से पढ़ने के आपको और भी कई सारे फायदे होते हैं दोस्तों, जो फायदे अनअकैडमी आपको दे पाता है वो फायदे आपको कहीं भी दूसरी जगह नहीं मिलते, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको नहीं दे पाता है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो दोस्तों अगर आप प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो जो अनअकैडमी का प्राइस आपको 12 मंथ का मिल रहा है वो प्राइस दोस्तों आप वहां पे मंथली पे करते हैं प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में, बट वहां पे आपको वो फीचर्स नहीं मिल पाते हैं जो आपको अनअकैडमी देती है। जैसे कि दोस्तों सपोज अनअकैडमी पे आपने कोई लेक्चर मिस किया है तो उस लेक्चर को आप बाद में भी देख सकते हो और उसे डाउनलोड करके रख लीजिए, तो आप ऑफलाइन में जितने बार चाहे उतने बार देख सकते हैं। ठीक है, आपको उस लेक्चर से अगर कोई चीज रिकॉल करनी है तो आप उसको कर सकते हैं।
बट प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में दोस्तों ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलती। सपोज आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है या आप कोई क्लास ज्वाइन करते हैं लेकिन उसमें से कुछ चीज आप भूल जाते हैं और आप उसको रिकॉल करना चाहते हैं तो सेम क्लास आपको दोबारा नहीं मिलती है दोस्तों प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बट अनअकैडमी में आपको ये चीज पॉसिबल है। आप सेम क्लास को दूसरी बार देख सकते हो और अगर आप जहां भी आपके दिमाग में कोई बात नहीं आ रही है तो उस चीज को आप रिकॉल कर सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों जो हम आपको पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं वो भी आपको वैरायटी के साथ मिलते हैं, क्योंकि हमारे जो टॉप एजुकेटर्स हैं दोस्तों वो अपने अपने नोट्स लेकर आते हैं, अपने अपने पीडीएफ से आपको पढ़ाते हैं, जिससे कि आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप चाहें तो कई सारे मेंटर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करके रख सकते हैं। इससे आपका जो समय है वो भी बचता है कंटेंट ढूंढने का और आपका फोकस जो है वो आपकी प्रिपरेशन पर ही रहता है। बट दोस्तों प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पे आपके टीचर जो पीडीएफ या नोट डाउनलोड करके रखे होंगे या वो उन्होंने प्रिंट करा के रखे होंगे वही आपको देते हैं, अदरवाइज आपको नहीं मिलते हैं नोट्स। कई बार आपके साथ ऐसी सिचुएशन भी आती है कि आप अलग अलग बुक से टॉपिक्स का रेफरेंस लेते हैं और आप खुद अपने लिए नोट तैयार करते हैं, बट दोस्तों उसमें आपका समय खराब होता है और आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती। तो दोस्तों इस तरह के समय बर्बाद करने वाली तरीकों पर मत जाएं, अनअकैडमी पर आए दोस्तों। अनअकैडमी पे आपको इतने सारे फीचर्स मिलते हैं, तो दोस्तों जल्द से जल्द अनअकैडमी ज्वाइन करें। तो दोस्तों ज्वाइनिंग करने की प्रोसेस मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जब आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर लेते हैं तो उस पे इस तरह की प्लान शीट ओपन होती है। यहाँ पे आपको 12 मंथ प्लान सिलेक्ट करना होता है। दोस्तों जब आप 12 मंथ प्लान यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो इस प्लान की वैल्यू आपको यहाँ पे दिखती है 8,800 रुपीज। बट दोस्तों डोंट वरी, इस प्लान की वैल्यू आपको इतनी पे नहीं करनी होती, क्योंकि नीचे आपको रेफरल कोड डालने का ऑप्शन होता है। तो दोस्तों जहां पे रेफरल कोड डालना है वहां पे आपको मेरा कोड यूज करना है दोस्तों। मेरा कोड है अमन1, जो कि मैं आपको अपने प्रोफाइल के बारे में बताते समय बता चुका हूं। तो दोस्तों इस कोड को बिल्कुल मत भूलें, इस कोड को यूज करें वहां पे रेफरल कोड की जगह पे। इसको यूज करते साथ ही दोस्तों आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाता है दोस्तों, और ये जो फाइनल प्राइस है वो आपको पड़ जाती है 12 मंथ प्लान की, वो 7,920 रुपीज पड़ जाती है। यानी कि 7,920 रुपए में आप पूरे एक साल के लिए फ्री हो जाते हैं दोस्तों। आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होता है, अपने एग्जाम पर फोकस करना होता है। इसके अलावा आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों। बाकी आपकी प्रिपरेशन करवाने के लिए अनअकैडमी है। तो दोस्तों जल्द से जल्द अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अनअकैडमी आपको देता है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ और लाइव मॉक टेस्ट एंड क्विज सीरीज। तो दोस्तों जब इतना सब अनअकैडमी मिल रहा है तो जल्द से जल्द अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें दोस्तों, मेरा कोड यूज करें और अपनी प्रिपरेशन एकदम स्मूथ तरीके से और एकदम परफेक्ट करें। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। और हम बात कर रहे थे दोस्तों वेलफेयर स्कीम्स ऑफ एग्रीकल्चर पर। कल हमने इसके पार्ट 1 के बारे में बात किया दोस्तों, और आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो आइए जानते हैं वेलफेयर स्कीम्स ऑफ एग्रीकल्चर के पार्ट 2 में आज हम किन किन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कृषि की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज इस टॉपिक के अंतर्गत हम किन किन पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम इस पे बात करेंगे, कुछ स्कीम्स और थी जो वेलफेयर स्कीम्स थी जो कल हम बात नहीं कर पाए थे। तो उनमें से दोस्तों कुछ स्कीम्स हैं जैसे कि आर्टिफिशियल रिचार्ज थ्रू ड्रग वेल्स। फिर हम बात करेंगे मॉडल एग्रीकल्चरल लैंड रिलीज एक्ट 2016 के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय कृषि मंडी स्कीम के बारे में। आगे हम बात करेंगे सूक्ष्म सिंचाई के बारे में, माइक्रो इरिगेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कृषि वानिकी उपमिशन और राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति के बारे में। इसके बाद आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम डिस्कस करेंगे पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन के बारे में। फिर हम बात करेंगे यूनिवर्सल मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में।
इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना यानी कि PKVY के बारे में। फिर हम बात करेंगे जैविक मूल्य श्रृंखला मिशन के बारे में। आगे हम बात करेंगे मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज एक्ट 2018 के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे 100% नीम कोटेड यूरिया के बारे में। तो दोस्तों इन टॉपिक्स के अलावा और हम आगे टॉपिक्स हैं दोस्तों, और भी आगे पॉइंट्स हैं इन पॉइंट में के अंतर्गत। फिर हम बात करेंगे दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दोस्तों बहुत ही रोचक टॉपिक है और इस टॉपिक पे आज हम काफी अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत हम बात करेंगे अनुबंध कृषि व्यवसाय मॉडल के बारे में, फिर इसके लाभ के बारे में जानेंगे, इसकी चुनौतियों के बारे में जानेंगे दोस्तों, नीति का समर्थन कौन कौन से फैक्टर करते हैं उसके बारे में जानेंगे, संपर्क खेती में नाबार्ड की पहल के बारे में जानेंगे, उचित अनुबंध योजनाओं के लिए मुख्य न्यूनतम आवश्यकताएं क्या हैं इसके बारे में हम जानेंगे, फिर सरकार को क्या करना चाहिए इसके बारे में हम जानकारी जानेंगे। तो दोस्तों इतने टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इतने पॉइंट्स को आज हम कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, जो कि था आर्टिफिशियल रिचार्ज थ्रू ड्रग वेल्स। तो ड्रग वेल्स के बारे में दोस्तों बात करते हैं। तो दोस्तों आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू ड्रग वेल्स, ये योजना वर्ष 2008 में शुरू की गई थी। इस योजना को 2008 में लाया गया था। योजना की लागत के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो इस योजना में कुल खर्चा 1798.71 करोड़ रुपए का था। ठीक है, यानी 1798.71 करोड़ रुपीस इसका कुल खर्चा था और इसमें 1499.27 करोड़ रुपए की छूट भी शामिल थी, यानी 1499.27 करोड़ की इसमें सब्सिडी या छूट भी शामिल थी। इसके अलावा दोस्तों कार्यान्वयन कर क्षेत्र, यानी कि इसका जो कार्यान्वयन क्षेत्र था उसके बारे में जानते हैं। तो इसके कार्यान्वयन 7 राज्यों में हुआ था, जो कि थे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश। इनके 1180 ब्लॉक, तालुकाओं, मंडलों के अति पिछड़े इलाकों में इसको शुरू किया गया था। दोस्तों योजनाओं के उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं। तो इसके उद्देश्यों में दोस्तों इस योजना के उद्देश्यों में वर्तमान कुओं को फिर से भरना शामिल था, भूमि जल स्तर को सुधारना था, अभाव के समय में भूमि जल स्तर में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करना था और संपूर्ण कृषि उत्पादन में सुधार लाना शामिल था। अब दोस्तों जरा इसका विवरण जान लेते हैं, इसकी थोड़ी सी डिटेल हम जान लेते हैं। तो दोस्तों प्रस्तावित सिंचाई कुओं की कुल संख्या 4.45 मिलियन थी। ठीक है, जो कुएं खुदने थे या उन कुओं को फिर से भरा जाना था, तो इस तरह के जो प्रस्तावित कुएं थे उनकी संख्या थी 4.45 मिलियन। इनमें से 2.72 मिलियन छोटे और सीमांत किसानों के पास हैं और 1.73 मिलियन अन्य किसानों के पास थे। दोस्तों प्रति कुएं को भरने में आने वाली जो औसत लागत थी वो 4,000 रुपए है और लाभकर्ता वे किसान होंगे जिनके पास उनके खेतों में उनके कुएं होंगे। ठीक है, यानी कि लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके खेतों में ऑलरेडी उनके पास कुएं होंगे। तो दोस्तों छोटे और सीमांत किसानों के लिए 100% की छूट का प्रावधान था। जो छोटे किसान थे या सीमांत किसान थे उनके लिए 100% छूट का प्रावधान था और जो अन्य किसान थे उनको इस योजना के तहत 50% की छूट दी जाएगी। ठीक है ना, जो अदर किसान है, जो बड़े किसान है, उनको 50% की छूट दी जाएगी।
बाकी 50% उनको पे करना होगा। अब दोस्तों कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने भारत में कृषि सुधार के लिए उठाए कई महत्वपूर्ण कदम हैं। उन कदमों के बारे में जानते हैं कि क्या स्टेप्स लिए हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। तो दोस्तों इसके संदर्भ में पहले बात कर लेते हैं। तो दोस्तों फरवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इस आयोग को बनाया गया था फरवरी 2004 में। उसके बाद देश में आयोग की सिफारिशों के आधार पर किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति मंजूर की गई थी। इस नीति का दोस्तों उद्देश्य था कि कृषि क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के साथ साथ किसानों की जो निवल आय है, यानी कि किसानों की जो नेट इनकम है, उसमें भी वृद्धि करना, उसको भी ग्रोथ देना। तो दोस्तों वर्तमान सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016 के बारे में। तो दोस्तों मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016 राज्यों को जारी किया गया था। ठीक है, यानी सभी राज्यों को में ये जो एक्ट है वो जारी किया गया था, जो कि कृषि सुधारों के संदर्भ में अत्यंत ही महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है ना, जो एग्रीकल्चर में जो सुधार होने चाहिए उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था दोस्तों, जिसके माध्यम से न सिर्फ भूधारकों को वरन लीज प्राप्तकर्ताओं की जरूरतों का भी ख्याल रखा गया था। दोस्तों इस एक्ट के माध्यम से भूधारक वैधानिक रूप से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए आपसी सहमति से भूमि लीज पर दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ यह भी ध्यान में रखा गया है कि किसी भी परिस्थिति में जो लीज प्राप्त करता है उसका कृषि भूमि पर कोई दावा मान्य नहीं होगा। ठीक है, मतलब जिसने लीज पर खेती ली है उस पर उसका कोई मालिकाना हक नहीं होगा, कोई भी दावा उसका मान्य नहीं होगा, मतलब कोई भी किसी भी तरह का क्लेम वो नहीं कर सकता। दोस्तों लीज प्राप्तकर्ता के दृष्टिकोण से यह ध्यान भी दिया गया कि उसे संस्थागत ऋण, इंश्योरेंस तथा आपदा राहत राशि उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो लीज प्राप्तकर्ता के दृष्टिकोण से फिर ये क्या ध्यान रखा गया, उस तो ये ध्यान रखा गया कि उसे जो इंस्टीट्यूशनल लोन्स हैं अगर वो लेना चाहता है तो वो मिले, अगर वो इंश्योरेंस करवाना चाहता है फसलों का तो वो करवा सके, और आपदा राहत राशि जो रहती है वो भी उसको उपलब्ध हो सके, जिससे उसके द्वारा अधिक से अधिक कृषि पर निवेश हो सके। ठीक है ना, और इसके द्वारा वो ज्यादा से ज्यादा कृषि पर इन्वेस्ट कर सके, निवेश कर सके। तो दोस्तों राष्ट्रीय कृषि मंडी स्कीम के बारे में अब हम जानते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर मंडी स्कीम जो है उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अप्रैल 2016 में ही राष्ट्रीय कृषि मंडी स्कीम ई नाम के तहत बेहतर मूल्य खोज सुनिश्चित करके पारदर्शिता और प्रतियोगिता के माध्यम से कृषि मंडियों में क्रांति लाने की एक नवाचारी मंडी प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। ठीक है ना, तो ये जो मंडी स्कीम आई थी ये भी 2016 में ही शुरू की गई थी। ठीक है, इसको इंग्लिश में जो नाम दिया गया था वो दिया गया था ई नाम। ठीक है, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मंडी स्कीम। ठीक है ना, तो इसे ई नाम के नाम से जाना जाता था, और इसके तहत बेहतर मूल्य की खोज सुनिश्चित करना, यानी जो फसल किसान लेकर आता है उसका बेहतर मूल्य सुनिश्चित करना। ठीक है, पारदर्शिता और प्रतियोगिता के माध्यम से मंडियों में क्रांति लाना। ठीक है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी और कंपटीशन बढ़ाकर मंडियों में क्रांति लाने की एक नवाचारी मंडी प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कृषि उपज और पशुधन विपणन संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2017। तो ये एक अधिनियम आया दोस्तों 2017 में, तो इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इस मॉडल को शुरू किया गया था 24 अप्रैल 2017 को, और इस मॉडल का नाम था कृषि उपज और पशुधन विपणन
संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2017 ये राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाए जाने हेतु जारी किया गया था। यानी ये भी राज्यों द्वारा जारी किया गया था, राज्यों में जारी किया गया था, जिसमें दोस्तों ई व्यापार, सब यार्ड के रूप में गोदामों, सिल्लोज, शीत भंडारण की घोषणा, मंडी शुल्क और कमीशन प्रभार को तर्कसंगत बनाना तथा कृषि क्षेत्र में निजी मंडी जैसे सुधार शामिल थे। इसके बाद दोस्तों वर्ष 2018 में देश के 22,000 ग्रामीण कृषि मंडियों के विकास के लिए नाबार्ड के माध्यम से 2,000 करोड़ रुपए की राशि भी प्रस्तावित की गई थी। यहां दोस्तों स्पष्ट है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार के संबंध में वर्ष 2004 के बाद दिए गए आयोग के सुझाव का क्रियान्वयन भी इन्हीं 4 सालों के अंदर किया गया था। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा मौसम आधारित फसल बीमा योजना पर। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी और दूसरी थी मौसम आधारित फसल बीमा योजना। तो आइए इन दोनों योजनाओं के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों क्या होता था कि पुरानी योजनाओं के विस्तृत अध्ययन करने के बाद उसमें कुछ सुधार किए गए तथा विश्व की जो सबसे बड़ी किसान अनुकूल फसल बीमा योजना है, अर्थात जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा मौसम आधारित फसल बीमा योजनाएं हैं, इनको शुरू किया गया। ठीक है ना, यानी कि पुरानी जो योजनाएं थी उन सभी में कुछ ना कुछ सुधार करके ये 2 योजनाएं शुरू की गई। तो एक योजना थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और दूसरी थी मौसम आधारित फसल बीमा योजना। तो इन दोनों योजनाओं को शुरू किया गया। दोस्तों वर्ष 2019-20 तक सकल फसल क्षेत्र के 50% को कवर किए जाने का इसमें लक्ष्य था। ठीक है, और इन योजनाओं का लक्ष्य था कि सन 2019-20 में यानी 2019-20 तक जो टोटल ग्रॉस फसल क्षेत्र है, यानी ग्रॉस क्रॉप एरिया जो है, उसका 50% इंश्योरेंस के तहत, इस बीमा योजना के तहत कवर किए जाने का इन्होंने जो है गोल सेट किया था। अब दोस्तों यहां पे हम बात करते हैं सूक्ष्म सिंचाई की, यानी कि माइक्रो इरिगेशन की। तो दोस्तों सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है ना, तो सूक्ष्म सिंचाई योजना थी, इसको अपनाने में बहुत ज्यादा ग्रोथ जो है वो दर्ज की गई थी। किसानों ने इसे बहुत अच्छी तरह अपनाया था। सूक्ष्म सिंचाई यानी कि माइक्रो इरिगेशन या शॉर्ट में हम इसको एमआई बोलते हैं, इस कवरेज की जो चक्रवर्ती वार्षिक विकास दर है वो 15% है। ठीक है ना, यानी चक्रवर्ती वृद्धि जो वार्षिक विकास दर है वो 15% की है। दोस्तों वर्ष 2017-18 के दौरान लगभग 9.26 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को एमआई के तहत लाया गया है, जो कि एक कैलेंडर वर्ष में प्राप्त अब तक का अधिकतम कवरेज है। दोस्तों वर्ष 2022-23 तक 1.5 से 2 मिलियन हेक्टेयर प्रतिवर्ष कवरेज का इसमें लक्ष्य रखा गया है। यानी 2022 और 23 तक में 1.5 से 2 मिलियन हेक्टेयर प्रतिवर्ष कवरेज का इसमें लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों इसका जो बजट आवंटन हुआ था वो उसमें वृद्धि के साथ साथ 5,000 करोड़ का कॉर्पस फंड भी स्थापित किया गया है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं कृषि वानिकी उपमिशन की तरफ, राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति की तरफ। तो दोस्तों किसानों की आय में वृद्धि करने तथा जलवायु सहायता प्राप्त करने के लिए कृषि वानिकी उपमिशन राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति तैयार की गई थी। ठीक है ना, तो जो किसानों की इनकम है उसको बढ़ाने के लिए और जो जलवायु सहायता है उसको प्राप्त करने के लिए
कृषि वानिकी उपमिशन और राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति को तैयार किया गया था। दोस्तों वर्ष 2016-17 के दौरान हर मेड़ प्रति पेड़ के उद्देश्य से एक विशेष स्कीम कृषि वानिकी उपमिशन को शुरू किया गया और साथ ही साथ इसको संचालित किया गया। ठीक है, तो इन्होंने एक उद्देश्य लिया दोस्तों 2016-17 में, जिस उद्देश्य का नाम था हर मेड़ प्रति पेड़, यानी हर मेड़ पर कम से कम एक पेड़ होना चाहिए। और इस उद्देश्य के साथ उन्होंने एक विशेष स्कीम शुरू की और इस विशेष स्कीम का नाम था कृषि वानिकी उपमिशन। ठीक है दोस्तों, कृषि वानिकी उपमिशन के तहत सहायता के लिए पारगमन विनियमों में छूट एक पूर्व अपेक्षा थी। दोस्तों 21 राज्यों ने इस विनियमन में छूट प्रदान कर दी है, यानी 21 राज्यों ने अभी तक इस स्कीम के तहत जो उसका विनियमन है उसमें छूट प्रदान कर दी है, यानी कि एक्सचेंज में छूट प्रदान कर दी गई है, तथा जो सभी राज्यों को इस दिशा में प्रेरित किया जा रहा है। ठीक है ना, और जो बाकी के बचे राज्य हैं तो इन राज्यों को भी इस दिशा में प्रेरित किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं दूसरी स्कीम की तरफ। जो गवर्नमेंट ने अगला कदम उठाया वो था पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन। ठीक है, इसे इंग्लिश में एनबीएम भी बोलते हैं, यानी कि नेशनल बांबू मिशन भी बोलते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय बांस मिशन या शॉर्ट में एनबीएम, इसको प्रारंभिक रूप से वर्ष 2006-7 में केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में शुरू किया गया था और वर्ष 2014-15 के दौरान इसे समेकित बागवानी विकास मिशन यानी कि MIDH के तहत लाया गया था और वर्ष 2015-16 तक जारी रखा गया था। दोस्तों यह योजना मुख्यतः सीमित मौसम और शोधन इकाइयों तथा बांस बाजार के कारण बांस की खेती और प्रचार प्रसार तक ही सीमित है। दोस्तों इस योजना की मुख्य कमियों में उत्पादकों यानी कि किसानों और उद्योगों के बीच यानी इंडस्ट्रीज के बीच में एक संपर्क का अभाव था, कमी थी। दोस्तों भारतीय वन अधिनियम 1927 यानी कि जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का, उसमें पिछले वर्ष में कुछ संशोधन किया गया था। ठीक है, कुछ सुधार किए गए थे जिसमें वन क्षेत्र के बाहर बोए गए बांस यानी जो कि वन के बाहर बोए गए जो बांस हैं उन बांस को पेड़ों की परिभाषा से हटा दिया जाएगा, यानी उनको पेड़ नहीं माना जाएगा। तथा 1290 करोड़ रुपए के परिव्यय से पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि 1290 करोड़ रुपीस के जो परिव्यय से जो पुनर्गठित बांस मिशन है उसका फिर से क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस मिशन को फिर से गठित कर और इसको एक्टिवेट किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगले कदम की तरफ बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट का अगला कदम था यूनिवर्सल मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ठीक है, तो दोस्तों सरकार ने 12 मानदंडों के अनुसार यानी 12 पॉइंट्स के अनुसार परीक्षित मृदा नमूनों के आधार पर किसानों को भूमि की उर्वरता के बारे में सूचना प्रदान करने के लिए विश्व में सबसे बड़ा यूनिवर्सल मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारंभ की थी। दोस्तों यह अध्ययन दर्शाता है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के सिफारिशों के अनुसार उर्वरक और सूक्ष्म पोषक तत्वों के अनुप्रयोग के परिणाम स्वरूप 8 से 10% के बीच रासायनिक उर्वरक अनुप्रयोग में कमी पाई गई है। ठीक है, और इससे रिलेटेड दोस्तों एक अध्ययन हुआ था, एक स्टडी हुई थी जिसमें बताया गया था कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के सिफारिशों के अनुसार यानी कि जब मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर मिट्टी का परीक्षण होना शुरू हुआ तो इस आधार पे उनको किसानों को अच्छी जानकारी भी मिलने लगी कि किस मात्रा में आपको उर्वरक देना है, किस मात्रा में आपको जो है न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करना है पौधों को। ठीक है ना, तो इस कारण से क्या हुआ, जो उर्वरक और सूक्ष्म पोषक तत्वों के अनुप्रयोग के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 8 से 10% के बीच में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे उनका उपयोग
कम हो गया, उनके प्रयोग में कमी पाई गई थी। और दोस्तों फसल पैदावार में 5 से 6% तक की समग्र वृद्धि हुई थी, यानी कि और उसके बाद भी क्या हुआ कि जो फसल पैदावार थी उसमें 5 to 6% तक की ग्रॉस ग्रोथ जो है वो देखी गई थी। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना की तरफ। तो दोस्तों परंपरागत कृषि विकास योजना यानी कि PKVY को देश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से क्रियान्वित किया जा रहा था। ठीक है, तो जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, इसको देश में जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं या ऑर्गेनिक खेती जो बोलनी चाहिए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है, उस तरह की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए, एनकरेज करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये जो योजना है यह मृदा स्वास्थ्य एवं जैविक पदार्थ सामग्री में सुधार लाएगी। ठीक है, तो ये इस योजना से क्या होगा कि मृदा स्वास्थ्य जो है, मतलब कि जो सॉइल हेल्थ है और जो बायो मटेरियल्स जो हैं उनमें सुधार लाएगी, तथा इससे किसानों की जो निवल आय है, यानी कि किसानों की जो नेट इनकम है उसमें भी ग्रोथ होगी, ताकि प्रीमियम मूल्यों की पहचान की जा सके। दोस्तों लक्षित 50 एकड़ 2015 से 2017-18 तक की प्रगति जो है वो संतोषजनक थी। ठीक है ना, मतलब कि जो इसमें शोधकर्ता थे, जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने लक्षित 50 एकड़ भूमि पर अपनी रिसर्च की थी 2015-16 से लेकर 2017-18 तक, और इस टाइम पीरियड के बीच की जो प्रगति थी, जो ग्रोथ थी, वो संतोषजनक थी, यानी सेटिस्फैक्टरी थी। दोस्तों अब इसे क्लस्टर आधार पर, यानी कि लगभग एक पर 1000 हेक्टेयर पर शुरू किया गया है। ठीक है ना, 50 एकड़ में जब प्रगति संतोषजनक रही, तो अब इसे क्या किया गया, क्लस्टर आधार पर, यानी कि लगभग 1000 हेक्टेयर पर इसको शुरू किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ उल्लेखनीय है कि सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए जैविक कृषि की सिफारिश भी मोदी सरकार के समय ही संस्थागत एवं व्यवस्थित रूप से कार्यान्वित की गई थी। अब इसके बाद दोस्तों हम आते हैं जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन, यानी कि MOVCDNER पर। तो दोस्तों पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन यानी MOVCDNER को देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक खेती की क्षमता को पहचान कर केंद्रीय क्षेत्र योजना के तौर पर शुरू किया गया है, और पूर्वोत्तर को भारत के जैविक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब आते हैं दोस्तों मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विस एक्ट 2018 पर। तो दोस्तों सरकार ने वर्ष 2018 में मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विस एक्ट 2018 इसको जारी किया था, जिसमें पहली बार देश के जो अन्नदाता किसान हैं तथा कृषि आधारित जो उद्योग हैं उनको जोड़ा गया था, यानी किसानों को और इंडस्ट्रीज को आपस में जोड़ा गया था। और दोस्तों इस एक्ट के माध्यम से जहां एक ओर कृषि जिंसों का अच्छा दाम किसानों को मिल सकेगा, वहीं फसल कटाई के उपरांत नुकसान को भी कम किया जा सकेगा। और इसके साथ ही दोस्तों तीसरा फायदा ये होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों 100% नीम कोटेड यूरिया। तो दोस्तों वर्ष 2003 से 5 के बीच, ठीक है, यानी कि ईयर 2003 से 2005 के बीच में इस देश के वैज्ञानिकों को
यूरिया को 100% नीम कोटेड करने की बात कही थी। ठीक है ना। तो 2003 और 5 के बीच में क्या हुआ दोस्तों कि इस देश के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने यूरिया को 100% नीम कोटेड करने की बात कही थी, और यह भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। यानी कि इस बात पर 2003 से 5 के बीच बाद किसी लोग कभी भी किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, और एक तरह से बोला जाए तो ये जो मुद्दा था ये एक तरह से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, जिसे वर्तमान सरकार के आने के बाद, ठीक है, उसके बाद जब वर्तमान सरकार आई तो इस सरकार के आने के बाद सिर्फ 2 वर्षों में इसे पूरा कर दिया गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत ही रोचक टॉपिक है, और इस टॉपिक के बारे में जानना दोस्तों हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है। तो दोस्तों अनुबंध खेती यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को एक खरीदार और किसानों के बीच एक समझौते के अनुसार किए गए कृषि उत्पादन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक तरीके का समझौता है जो कि एक खरीदार और एक किसान के बीच में होता है। ठीक है ना, और उसी आधार पर कृषि उत्पादन होता है, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, और इसी पूरी प्रोसेस को हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। तो दोस्तों जो एक कृषि उत्पाद या उत्पादों के उत्पादन और विपणन के लिए शर्तों को स्थापित करता है। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या करता है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है और मार्केटिंग के लिए जो शर्तें हैं उनको ये स्थापित करता है। मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीजें जो है वो लिखी रहती हैं, और इन्हीं चीजों का कॉन्ट्रैक्ट ये होता है। दोस्तों आमतौर पर किसान एक विशिष्ट कृषि उत्पाद की सहमत मात्रा प्रदान करने के लिए सहमत होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है दोस्तों कि किसान एक विशिष्ट कृषि उत्पाद की सहमत मात्रा प्रदान करने के लिए सहमत होता है। ठीक है ना, मतलब किसी स्पेशल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की जो सहमत मात्रा है, यानी कि जो जिससे दोनों लोग सहमत हों, इस तरह की जो क्वांटिटी फिक्स होती है उस क्वांटिटी को प्रदान करने के लिए सहमत होता है किसान। इन्हें क्रेता के गुणवत्ता मानकों को पूरा करना चाहिए। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार क्या होता है कि जो खरीदार है, जो क्रेता है, उसके अनुसार जो उसकी क्वालिटी है, उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को उसका जो प्रोडक्ट है वो पूरा करना चाहिए, और जो क्रेता है उसके द्वारा निर्धारित समय पर आपूर्ति की जानी चाहिए। यानी क्रेता के द्वारा जो निर्धारित समय है, यानी कि जिस समय पर खरीदार को माल चाहिए है उसी समय पर उसकी सप्लाई होना जरूरी है। बदले में दोस्तों खरीदार उत्पाद खरीदने और कुछ मामलों में उत्पादन का समर्थन करने के लिए भी प्रतिबद्ध होता है। ठीक है ना, तो इसके बदले में क्या होता है, खरीदार जो होता है वो उत्पाद खरीदने के लिए और कुछ मामलों में जो उत्पादन है उसका समर्थन करने के लिए भी प्रतिबद्ध होता है। तो दोस्तों इसका उदाहरण है कि कृषि आदानों की आपूर्ति, भूमि की तैयारी और तकनीकी सलाह का प्रावधान जो है वो खरीदार करवा सकता है किसान के लिए। इसका दोस्तों एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि अब आम भाषा में एक एग्जाम्पल लेते हैं कि दोस्तों सपोज कि एक किसान है, वो अपनी जमीन पर अलग अलग फसलें उगाता है, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एक कोई चिप्स कंपनी होती है उससे। ठीक है, तो चिप्स कंपनी हो गई इस जगह पे खरीदार, और किसान हो गया प्रोड्यूसर यानी कि निर्माता। अब यहाँ पे दोस्तों दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का होगा कि चिप्स बनाने वाले को क्या चाहिए, आलू चाहिए, तो वो किसान से बोलेगा कि आप अपनी पूरी जमीन पर आलू लगाओगे। ठीक है, लेकिन आलू की जो क्वालिटी है वो मेरे हिसाब से होनी चाहिए। तो क्या होता है कि खरीदार होता है, यानी कि जो कंपनी होती है वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको बीज भी मुहैया करवाती है, और उस बीज से रिलेटेड जो उसको खाद चाहिए, जो और चीजों की जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, किसी तरह की कोई मशीनरी चाहिए, तो वो चीजें वो अवेलेबल करवाता है। इस पर किसान के द्वारा
जो शर्तें होती हैं वो ये होती हैं कि मैं पूरे खेत में आलू लगाऊंगा, लेकिन उसकी आपको गारंटी लेनी पड़ेगी कि मेरे पूरे माल को आप खरीदोगे। ठीक है ना? तो मैं आप अपने पूरे खेत में आलू लगाऊंगा, आपको जो टाइम पे चाहिए मैं उस टाइम पे आपको प्रोडक्शन करके दूंगा। ठीक है, आपको मेरा माल पूरा खरीदना होगा और साथ ही साथ दाम भी उस माल के यानी उस आलू के उसी समय पर फिक्स हो जाएंगे जिस समय पर उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है ना? तो अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि समय पर जब फसल आ जाती है तो पूरा जो माल है वो खरीदार उस माल को खरीदने के लिए प्रतिबद्ध होता है, उसे वो माल खरीदना होता है और किसान को वो स्टैंडर्ड देना जरूरी होता है जो स्टैंडर्ड कंपनी के मालिक ने मांगे हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से क्या है, दोनों का फायदा हो जाता है। किसान को क्या फायदा होता है? किसान को फायदा ये होता है कि जिस समय पर प्रोडक्शन आया उस समय पे अब चाहे उसके आलू की कीमत कम हो गई हो चाहे ज्यादा हो गई हो, उसको उसी दाम पर वो बेचेगा जिस दाम पर उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है सेट हुआ था। ठीक है ना? उसे बाजार की कीमत से कोई लेना देना नहीं रहता। अगर बाजार में आलू सस्ता है लेकिन इसका आलू अगर फिक्स्ड प्राइस पे जा रहा है तो किसान को बहुत ज्यादा फायदा होता है। कभी कभी इसमें नुकसान की संभावनाएं भी हो जाती हैं कि सपोज जिस समय पर प्रोडक्शन आया है उस समय पर अगर कीमत ज्यादा चल रही होती है तो हो सकता है किसान को थोड़ा बहुत कम भी पैसा मिले, लेकिन लॉस किसान का नहीं हो पाता है। और जो फैक्ट्री होती है उसको भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मार्केट नहीं ढूंढना पड़ता, उसे अपनी क्वालिटी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। तो उससे फायदा ये हो जाता है कि वो अपने प्रोडक्शन के आलू एक ही जगह से जो है वो खरीद सकता है। तो इस तरह से दोनों को फायदा होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहलाती है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं अनुबंध कृषि व्यवसाय मॉडल की। ठीक है ना? तो इसमें कृषि का व्यवसाय मॉडल कैसा क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है अनौपचारिक मॉडल। ठीक है, तो दोस्तों ये मॉडल सभी अनुबंध कृषि मॉडल का सबसे क्षणिक और सट्टा हुआ है। ठीक है, जिसमें प्रमोटर और किसान दोनों द्वारा डिफॉल्ट रूप से जोखिम होता है। हालांकि यह स्थिति पर निर्भर करता है दोस्तों कि अनुबंध दलों या लंबे समय तक भरोसेमंद रिश्तों की निर्भरता अवसरवादी व्यवहार के जोखिम को कम कर सकती है। अब दोस्तों इस सीएफ मॉडल की विशेष विशेषताएं क्या होती हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सीएफ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो मॉडल है इसकी विशेष विशेषताएं क्या हैं उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो दोस्तों छोटी फर्में छोटे शेयर धारकों के साथ सरल अनौपचारिक मौसमी उत्पादन अनुबंध का समापन करती हैं। सफलता अक्सर बाहरी विस्तार सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता पर निर्भर करती है। दोस्तों एम्बेडेड सेवाएं यदि सभी प्रदान की गई हैं तो मूल इनपुट के वितरण तथा वितरण तक सीमित हैं। कभी कभी क्रेडिट पर सलाह आमतौर पर ग्रेडिंग और गुणवत्ता नियंत्रण तक सीमित होती हैं। विशिष्ट उत्पादों की बात करते हैं कि इसमें विशिष्ट उत्पाद कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों न्यूनतम प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ऊर्ध्वाधर समन्वय की आवश्यकता, जैसे स्थानीय बाजारों के लिए ताजे फल सब्जियां और कभी कभी फसलें भी। अब इसके बाद आता है दोस्तों मध्यस्थ मॉडल। तो दोस्तों इस मॉडल में खरीदार एक मध्यस्थ, ठीक है, मध्यस्थ कोई भी हो सकता है, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एग्रीगेटर हो या कोई किसान संगठन हो, उसको उपनिर्माण करता है जो किसानों को औपचारिक या अनौपचारिक रूप से अनुबंधित करता है। ठीक है, तो केंद्रीकृत हो चाहे अनौपचारिक मॉडल का संयोजन हो। अब दोस्तों बात करते हैं सीएफ मॉडल की विशेष विशेषताएं क्या हैं। तो दोस्तों मध्यस्थ एम्बेडेड सेवाएं प्रदान करता है। सहयोगी सेवा शुल्क के खिलाफ खरीदारों द्वारा
प्रदान की गई सेवाओं से गुजरता है और फसल को खरीदता है। दोस्तों यह मॉडल काम कर सकता है अगर अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है और अगर प्रोत्साहन संरचना पर्याप्त है तो नियंत्रण तंत्र जगह में रहेगा। दोस्तों यह मॉडल ऊर्ध्वाधर समन्वय के लिए और किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए नुकसान उठा सकता है। खरीदार उत्पादन प्रक्रियाओं का नियंत्रण, गुणवत्ता आश्वासन और आपूर्ति की नियमितता खो सकते हैं। किसानों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से लाभ नहीं हो सकता है। मूल्य विरूपण और कम आय के लिए जोखिम भी है। इसके बाद आता है दोस्तों मल्टी पार्टाइट मॉडल। तो दोस्तों यह मॉडल केंद्रीकृत या नाभिक संपत्ति मॉडल से विकसित हो सकता है। उदाहरण पैरा स्टेटल्स की निजीकरण के बाद। इसमें विशिष्ट संगठनों जैसे कि शासन, मानसिक वैधानिक संस्थाएं, निजी कंपनियों और कभी-कभी वित्तीय संस्थानों के साथ शामिल होती हैं। इसके विशेष लक्षणों के बारे में दोस्तों हम बात करते हैं। तो यह मॉडल प्रसंस्करण के लिए घरेलू विदेशी निवेशकों के साथ पैरास्टेटल्स सामुदायिक कंपनियों के संयुक्त उपक्रम के रूप में काम कर सकता है। ऊर्ध्वाधर समन्वय फर्म के विवेक पर निर्भर करता है। संभावित राजनीतिक हस्तक्षेप का ध्यान देना होगा। दोस्तों यह मॉडल तीन पार्टी सेवा प्रदाताओं जैसे कि एक्सटेंशन, प्रशिक्षण, क्रेडिट, इनपुट, लॉजिस्टिक के साथ अनुबंध द्वारा पूरक फर्म व्यवस्था के रूप में भी हो सकता है। अलग अलग संगठन जैसे सहकारी किसानों को संगठित कर सकते हैं और एम्बेडेड सेवाएं प्रदान कर सकते हैं जैसे कि क्रेडिट, विस्तार, विपणन, कभी कभी प्रसंस्करण भी। दोस्तों इस मॉडल में उत्पादक के लिए इक्विटी शेयर योजनाएं शामिल हो सकती हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जो मॉडल आता है वो है केंद्रीकृत मॉडल। तो दोस्तों इस मॉडल में अधिकांश उत्पादन पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए खरीदारों का भागीदारी न्यूनतम इनपुट प्रावधान जैसे विशिष्ट किस्मों से भिन्न हो सकती हैं, जैसे भूमि की तैयारी से कटाई तक। दोस्तों यह सब में आम सीएफ मॉडल है जिसे निम्नानुसार चित्रित किया जा सकता है। तो दोस्तों खरीदार स्रोतों से उत्पादन बनाते हैं और बड़ी संख्या में छोटे, मध्यम या बड़े किसानों को सेवाएं प्रदान करते हैं। किसानों और ठेकेदार के बीच संबंध समन्वय सख्ती से व्यवस्थित है। मात्रा कोटा, गुण और वितरण की स्थिति सीजन की शुरुआत में निर्धारित की जाती है। उत्पादन और कटाई की प्रक्रिया और गुणों को कसकर नियंत्रित किया जाता है। कभी कभी सीधे खरीदार के कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इसके विशिष्ट उत्पादों के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो आमतौर पर प्रसंस्करण के लिए समान गुणवत्ता के बड़े वॉल्यूम जैसे कि गन्ना, तंबाकू, चाय, कॉफी, कपास, पेड़ की फसलें, सब्जियां, डेयरी और मुर्गी पालन इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों न्यूक्लियस एस्टेट मॉडल। तो दोस्तों इस मॉडल में खरीदार अपने स्वयं के संपदा बागानों से और अनुबंधित किसानों दोनों से स्रोत रखते हैं। संपत्ति प्रणाली में खरीदार द्वारा भूमि, मशीनों, कर्मचारियों और प्रबंध में महत्वपूर्ण निवेश शामिल हैं।
दोस्तों इस सीएफ मॉडल की विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो दोस्तों नाभिक संपत्ति आमतौर पर स्थापित प्रसंस्करण क्षमताओं के लागत कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने और क्रमशः बिक्री दायित्वों को पूरा करने के लिए आपूर्ति की गारंटी देती हैं। दोस्तों कुछ मामलों में नाभिक संपत्ति का उपयोग अनुसंधान, प्रजनन या पायलटिंग और प्रदर्शन उद्देश्यों और या संग्रह बिंदु के रूप में भी किया जाता है। किसानों को कई बार उपग्रह किसानों का कहा जाता है, जो नाभिक खेत से उनके लिंक को दर्शाते हैं। दोस्तों यह मॉडल अतीत में अक्सर राज्य के स्वामित्व वाले खेतों के लिए उपयोग किया जाता था, जो पूर्व श्रमिकों को भूमि आवंटित करते थे। यह आजकल निजी क्षेत्र द्वारा एक प्रकार की सीएफ के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इस मॉडल को अक्सर आउट गोचर मॉडल के रूप में जाना जाता है। इसके विशिष्ट उत्पाद के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका विशिष्ट उत्पाद है बारहमासी। अब जानते हैं दोस्तों इसके लाभ के बारे में, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के क्या लाभ है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कृषि उत्पादों के साथ साथ कृषि प्रसंस्करण फर्मों के लिए लाभ की ओर देख रही है। तो पहला पॉइंट जो इसमें आता है दोस्तों वो है छोटे पैमाने पर खेती को प्रतिस्पर्धी बनाता है। तो छोटे किसान लेन देन लागत को कम करते हुए प्रौद्योगिकी, ऋण, विपणन चैनलों और सूचनाओं तक पहुंच सकते हैं। विपणन और लेन देन की लागत को कम करने उनके दरवाजे पर उनकी उपज के लिए बाजार का आश्वासन दिया जाता है। यह उत्पादन मूल्य और विपणन लागत के जोखिम को कम करता है। दोस्तों अनुबंध खेती से नए बाजार खुल सकते हैं, जो अन्यथा छोटे किसानों के लिए अनुपलब्ध होते हैं। दोस्तों ये किसानों को बेहतर गुणवत्ता, नकदी में वित्तीय सहायता और तरह और तकनीकी मार्गदर्शन का उच्च उत्पादन सुनिश्चित करता है। कृषि प्रसंस्करण स्तर के मामले में यह सही समय और कम लागत पर गुणवत्ता के साथ कृषि उपज की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है। अगला पॉइंट इसके अंदर आता है दोस्तों कृषि आधारित फर्में के बारे में। तो इस बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों वैकल्पिक रूप से अपनी स्थापित क्षमता, बुनियादी ढांचे और जनशक्ति का उपयोग करें और उपभोक्ताओं की खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता चिंताओं का जवाब दें। कृषि गतिविधियों में प्रत्यक्ष निजी निवेश करें। मूल्य निर्धारण उत्पादों और फर्मों के बीच बातचीत द्वारा किया जाता है। किसान टर्म और शर्तों के तहत एक सुनिश्चित मूल्य के साथ अनुबंध उत्पादन में प्रवेश करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की चुनौतियों के बारे में, अनुबंध कृषि की चुनौतियों के बारे में। तो दोस्तों छोटे किसानों की खराब सौदेबाजी की शक्ति का फायदा उठाते हुए अनुबंध कृषि व्यवस्था की अक्सर फर्मों या बड़े किसानों के पक्षपाती होने के लिए आलोचना की जाती है। फर्मों द्वारा उत्पादन पर अनुचित गुणवत्ता में कटौती, फैक्ट्री में देरी से वितरण, देरी से भुगतान, कम कीमत और अनुबंध फसल पर कीट के हमले जैसे उत्पादकों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं ने उत्पादन की लागत को बढ़ाया है। दोस्तों अनुबंध समझौते अक्सर मौखिक या अनौपचारिक होते हैं और यहां तक कि लिखित अनुबंध अक्सर भारत में कानूनी सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं, जो अन्य देशों में देखे जा सकते हैं। दोस्तों संविदात्मक प्रावधानों की प्रवर्तनीयता की कमी के परिणाम स्वरूप किसी भी पक्ष द्वारा अनुबंध का उल्लंघन हो सकता है। इसके अंतर्गत एक पहला पॉइंट आता है दोस्तों सिंगल क्रेता।
तो दोस्तों मल्टीपल सेलर्स मोनोपोली होती है। फिर प्रतिकूल लिंग प्रभाव। तो दोस्तों महिलाओं में पुरुषों की तुलना में अनुबंध खेती तक कम पहुंच होती है। और यहां पे हम बात करते हैं दोस्तों नीति के समर्थन के बारे में। तो दोस्तों कृषि विपणन को राज्यों के कृषि उपज विपणन विनियम एपीएमआर अधिनियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अनुबंध कृषि के अभ्यास को विनियमित करने और विकसित करने के लिए सरकार सक्रिय रूप से राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को अपने कृषि विपणन कानूनों के सुधार करने के लिए अनुबंध कृषि प्रायोजकों के पंजीकरण की एक प्रणाली, उनके समझौतों की रिकॉर्डिंग और उचित विवाद निपटान प्रदान करने की वकालत कर रही है। देश में अनुबंध खेती को व्यवस्थित रूप से बढ़ावा देने के लिए तंत्र। दोस्तों अब तक 21 राज्य आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब में अलग अधिनियम है, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड ने अपने कृषि उत्पादन विपणन विनियम एपीएमआर अधिनियम में संशोधन किया है। दोस्तों अनुबंध खेती के लिए प्रदान करने के लिए और उसमें से केवल 13 राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना ने प्रावधान को लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है। यहां पे बात करते हैं दोस्तों संपर्क खेती में नाबार्ड की पहल क्या है। तो दोस्तों नाबार्ड की अनुबंधित कृषि व्यवस्था एईजेड के बाहर और भीतर के लिए एक विशेष पुनर्वृत्ति पैकेज विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य है किसानों के लिए वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना और विपणन मार्गों का निर्माण करना। दोस्तों इस दिशा में नाबार्ड द्वारा की गई विभिन्न पहलें हैं। तो पहली है इसमें वित्तीय हस्तक्षेप। तो दोस्तों एईजेड में अनुबंध खेती के लिए किसानों के वित्त पोषण के लिए विशेष पुनर्वृत्ति पैकेज है। सीबी, एससीबी, आरआरबी द्वारा किए गए संवितरण का 100% पुनर्वित्त और एससीएआरडीबी का चयन करें। पुनर्भुगतान के लिए कार्यकाल की सुविधा 3 वर्ष है। अनुबंध खेती के तहत फसलों के लिए उच्च स्तर के वित्त का निर्धारण करना है। एईजेड में अनुबंध खेती के लिए किसानों को वित्त पोषण के लिए पुनर्वितरण वित्त योजना का विस्तार, एईजेड से बाहर खेती के लिए औषधि और सुगंधित पौधों के कवरेज के अलावा स्वचालित पुनर्वित्त सुविधा के तहत अनुबंध खेती के लिए पुनर्वित्त योजना का विस्तार। इसके बाद है कृषि उपज सीएफ के लिए उपयुक्त है। इस पॉइंट पर बात करते हैं। तो दोस्तों विभिन्न कृषि उपज टमाटर की लुगदी, जैविक ड्राई, पोल्ट्री, पल्पवुड, मशरूम, डेयरी प्रसंस्करण, खाद्य तेल, विदेशी सब्जियां, बेबी कॉर्न की खेती। अब बात करते हैं दोस्तों उचित अनुबंध योजनाओं के लिए मुख्य न्यूनतम आवश्यकताएं क्या क्या हैं इसके बारे में। तो दोस्तों मोटे तौर पर इस परियोजना को लचीलापन बनाने और स्थानीय खाद्य सुरक्षा में योगदान करने के लिए कुछ फसलों में किसानों को निरीक्षण का परिणाम नहीं है। स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और रसायनों या महंगे बीजों पर निर्भरता को बढ़ावा न देना या अत्यधिक ऋण लेना। वैकल्पिक आय की तुलना में किसानों के लिए उच्च आय की तुलना में वे अन्यथा अर्जित करेंगे और महिला किसानों को शामिल करना और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना। किसानों के भूमि अधिकार को बढ़ावा देना,
परियोजना के डिजाइन और कार्यान्वयन के संदर्भ में प्रभावित लोगों की मुफ्त पूर्व और सूचित सहमति को लागू करना। इसके बाद दोस्तों अनुबंध की शर्तों में संबंधित परियोजना को चाहिए पार्टियों के बीच पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से बातचीत की जाए जो परियोजना के विपरीत वित्तीय पहलुओं और जोखिमों और संभावित प्रभावों पर हर समय पर्याप्त जानकारी प्रदान करें। वैकल्पिक अनुबंध खेती के मॉडल पर विचार करें। एक लिखित अनुबंध द्वारा कंपनी और आउटग्रोअर्स दोनों के विवरण और दायित्वों को वर्तनी में विनियमित किया जाता है और जिसे स्पष्ट और समझने योग्य तरीके से लिखा जाना चाहिए ताकि आउटग्रोवर्स को इसकी समीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जा सके। पारदर्शी होना चाहिए कि मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है, परियोजना की अवधि और उत्पादन इनपुट और अन्य सेवाओं को किसानों द्वारा कैसे आपूर्ति और उत्पाद उपयोग किया जाना है। सहमति के अंतराल पर अनुबंध और पुनर्जागरण के लिए एक खंड में निर्माण और पार्टियों के बीच उत्पादन और बाजार के जोखिमों में बंटवारे को निर्दिष्ट करना। परिचालन स्तर पर जवाबदेही बनाने के लिए प्रभावित हितधारकों को प्रदर्शन ट्रैक और संवाद। क्रेता किसान संबंधों में अनुसूचित प्रथाओं को रोकना और अनुबंधित धाराओं की तुलना करने या चिंताओं या समस्याओं को दूर करने के लिए किसानों को अन्य किसानों के साथ जुड़ने से रोकना या हतोत्साहित नहीं करना। विवादों को निपटाने के लिए स्पष्ट तंत्र है। अब इसके बाद दोस्तों सरकार को क्या करना चाहिए इसके बारे में और हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों पार्टियों के बीच तीसरे पक्ष या मध्यस्थ के रूप में कार्य करे और कंपनी के प्रायोजक के लिए मुखपत्र ना बने। दोस्तों यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून है कि किसानों के अधिकारों को लागू किया जा सके। तो दोस्तों हमारा टॉपिक आज यहीं खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर से अवेलेबल रहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों आपको एक छोटा सा काम करना है कि जो हमारा अनअकैडमी का लाइव चैनल है जिसपे हम अभी आपसे बात कर रहे हैं उस चैनल का नाम है MP360 और इस चैनल को दोस्तों आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। साथ ही साथ दोस्तों कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि हमारे टॉपिक्स आपको कैसे लग रहे हैं। अगर किसी और टॉपिक के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो वो भी हमें आप कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं। हम उस पर भी आपके लिए लाइव लेक्चर लेके जरूर आएंगे, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों हमारे इस चैनल को आपको बेल आइकन को भी दोस्तों क्लिक करना है ताकि बेल आइकन को क्लिक करने से हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएंगे और आप हमारे लाइव लेक्चर्स को यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना जरूरी है। दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे हम अपनी लिंक शेयर करते हैं वीडियोस की, हमारे PDF शेयर करते हैं, हमारे नोट्स शेयर करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी पे आपको जरूर सब्सक्राइब करना है। दोस्तों अनअकैडमी के बेनिफिट्स मैं आपको बता चुका हूं। अनअकैडमी दोस्तों आपके लिए काफी सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है और आपकी प्रिपरेशन को भी बहुत स्ट्रांग बनाती है और परफेक्ट बनाती है। तो दोस्तों अनअकैडमी पर जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन करते समय दोस्तों मेरे कोड को यूज करें। दोस्तों मेरा कोड है अमन1, इस कोड को जरूर यूज करें और 10% डिस्काउंट का बेनिफिट भी जरूर लें, ठीक है ना। तो 10% का डिस्काउंट दोस्तों इस पे आपको मिलता है। तो बिल्कुल दोस्तों अनअकैडमी को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और अपने बेनिफिट लें, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाएं। दोस्तों अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही शानदार बनाएं। तो ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने फिर से अवेलेबल रहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।